हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12th का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 है कर्बक है। इस वीडियो में कर्बक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, यानी आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको अलग से कोई पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी चैप्टर को। इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। इस चैप्टर को आप पढ़कर बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम इमेजेस भी ला दिए हुए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे। पहले हम लेखक परिचय देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लेखक परिचय से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आपको ये बिल्कुल छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है। तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम अभी लेखक परिचय को शुरू करते हैं। लेखक परिचय ख़त्म होने के बाद पूरा चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या कर्बक पाठ के आप कैसा बताएंगे कि आप कहीं भूल नहीं पाइएगा। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का इमेज है। इनका जन्म कब हुआ था चलिए देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 15वीं सदी के उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 में, यानी इसका कोई अनुमान तिथि नहीं है, क्योंकि ये 1492 में मरे थे, मतलब जन्म लिए थे। तो 1492 में उस समय कुछ था ही नहीं जिसके कारण हम इसको कुछ याद करके रख सकें। और निधन कब हुआ था, तो निधन हुआ था 1548 में, अनुमानतः, यानी सब कुछ अनुमानतः तिथि है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कितना में हुआ होगा, मतलब बिल्कुल निश्चित नहीं है। और निवास स्थान कहा था इनका, निवास स्थान था जायस, कब्र अमेठी। जायस जो कब्र अमेठी में पड़ता है, और कब्र अमेठी का है तो ये उत्तर प्रदेश में है। और पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, जिसको मलिक राज अशरफ भी कहा जाता था। और गुरु कौन थे इनके, मलिक मोहम्मद जायसी जी का गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, यानी इनके दो गुरु थे, एक थे सूफी संत मोहिदी और दूसरे थे सैयद अशरफ जहांगीर। और अगला स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है, और इनकी वृत्ति क्या थी, इनकी वृत्तियाँ कौन कौन सी वृत्ति है। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, यानी जायस में रहते हुए यह किसानी किए थे। बाद में शेष जीवन फ़कीरों में, बाद में इनका जो शेष जीवन था वह फ़कीरों में घूमते फिरते बीता था। बचपन में ही अनाथ हो गए थे और साधुओं फ़कीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीता था। व्यक्तित्व कैसा था, व्यक्तित्व चेचक के कारण ये रूपहीन हो गए थे, देख सकते हैं आप, इनके चेचक के कारण रूपहीन हो गए हैं। और बाई आँख और कान से वंचित, यानी प्यारे बच्चों इनके बाई आँख से दिखाई नहीं देता था और एक कान से, बायां कान से इनको सुनाई नहीं देता था। सोच सकते हैं कितना दिक्कत में इनकी ज़िंदगी बीता होगा। और कृतियाँ कौन कौन सी थी, कृतियाँ थी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा, ये इनकी कृतियाँ है। और ये चैप्टर है जो कर्बक, ये कहाँ से लिया गया है, ये पद्मावत से ही लिया गया है। पद्मावत एक प्रकार का महाकाव्य है जो बहुत बड़ा है, और इसी कुछ लाइन लिया गया है कर्बक, जो कर्बक नाम रख दिया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत नामक महाकाव्य से लिया गया है। तब चलिए आप चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसको आप मतलब रिलैक्स हो जाइए, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाले हैं और अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमुहा जई कभी सुनी। क्या बोल रहे हैं, देखिए ये जायसी जी कह रहे हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी ये एक नैन के है और इनमें मोहम्मद गुनी यानी बहुत गुणवान है। सोई विमुहा जई कभी सुनी, माने जिसने भी इनको सुनता है वो इनके तरफ मोहित हो जाता है। जिसने भी सुना वो मोहित हो गया, और जो भी सुनता है वह मोहित हो जाता है। चलिए मान लीजिए आपका ये व्याख्या में क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे, इसका अर्थ है
प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी रचित कर्बक पाठ से लिया गया है। या आप लिख सकते हैं पद्मावत का अंश है, ये भी आप लिख सकते हैं, आपके मर्जी है। जिसमें कवि कहते हैं कि वह एक नैन के होते हुए भी कवि गुणवान है। कहते हैं कि ये इनके एक नैन है और एक ही कान है, फिर भी ये गुणवान है। हम लोग के पास 2 कान है, 2 आँख है, तभी वो तो गुणवान नहीं है। और जो भी सुनता है वह मोहित हो जाता है। मैंने बताया था कि जो भी सुनता है या जो भी बोलते हैं, कुछ सुनाने के चाहते हैं, जो सुनता है एकदम मोहित हो जाता है कि ऐसी बात है इनकी। अब अगला चलते हैं। अगला में है, क्या बोल रहे हैं, चाँद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्हीं उजियारा। क्या बोल रहे हैं, चाँद जैस जग विधि अवतारा, यानी इनको चाँद के जैसा इस धरती पर उतारा गया है। लेकिन दिनह कलंक किन्हीं उजियारा, लेकिन जैसे ये दाग आपको दिख रहा है चंद्रमा में, इनको ऐसे ही कवि में जैसे चंद्रमा को इस धरती पर उतारा गया था प्रकाश देने के लिए, लेकिन क्या है कि इनके कला कला धब्बा है, यानी ये भी दाग इनके भी है। वैसे ही कवि भी कहते हैं कि जैसे चंद्रमा में दाग है वैसे कवि में भी कमी है। जैसे कहते हैं कि चाँद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्हीं उजियारा। और ये दिन को कलंक यानी बनाएगा प्रकाश देने के लिए, लेकिन इसमें दाग है चंद्रमा में, फिर भी ये क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। और अगला है जग सूझा एक ही नैना, यानी जग को सूझा यानी देखा कवि ने, यानी समझ लिया। जग को कवि ने एक नैन से ही, यानी नैन मतलब है आँख, कवि ने एक आँख से ही पूरे इस दुनिया को समझ लिया, यानी देख लिया है। उआ सूक अस नखतन माहा, उआ का अर्थ होता है उगना, और सूक यानी शुक्र नामक जो है, देख रहे हैं नक्षत्र में जो तारा चमक रहा है, यही शुक्र यानी शुक्र नामक तारा है। असनक्तन महा यानी नक्षत्रों के बीच, यानी जो अकेला उदित होता है नक्षत्रों के में, यह शुक्र नामक तारा। अगर मान लीजिए आपको लाइन दिया रहेगा व्याख्या में, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है, देख सकते हैं चंद्रमा की एक काला कला है, यह इसका कमी है। चंद्रमा में जैसे कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह हम अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र, यानी ये शुक्र जो इसको ही बोला जा रहा है, अकेला शुक्र नक्षत्र के बीच उदित होता है। देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, ये अकेला ही उदित हुआ है। उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। आपको लाइन बोला जाएगा व्याख्या करने के लिए, तब आसानी से कर सकते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव भी घुमा कर पूछा जाए तो आराम से आप बना सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है जो लही अम्बही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। यह कहते हैं कि जो लही यानी जब तक, अम्बही यानी आम, जब तक आम में डाब नहीं होती, यानी आप देख रहे हैं आम का ये थोड़ा टेढ़ापन है, इसे वो कहते हैं कि डाब, कि जब जो लही अम्बही डाब न हो, यानी जब तक इसमें ये जो टेढ़ापन नहीं आएगा, इसमें सुगंध नहीं बसेगा। तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक इसमें सुगंध नहीं बस सकता। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इसका व्याख्या करने के लिए, आप किस प्रकार से करेंगे, देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश से आप लिख, चाहे कर्बक से भी लिया गया है, यह भी लिख सकते हैं। जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। यानी कहते हैं कि जब तक आम जो है उसमें अब टेढ़ापन यानी नुकीलापन नहीं आएगा, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसेगा। आपको लाइन दिया रहेगा तो अच्छे तरीके से आप व्याख्या कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है किन्ह समुद्र पानी जो खरा, तो अति भय असुझ अपारा। कहते हैं कि समुद्र का पानी खरा है। देखिए अब समुद्र का पानी है, खरा मतलब होता है नमकीन। कहते हैं किन्ह समुद्र पानी जो खरा, तो अति भय असुझ अपारा। असुझ माने जिसको सूझा ना जा सके,
जिसका कोई अंत नहीं हो। अपार यानी जिसको कोई पार नहीं कर सकते। यानी कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा है, यानी इसका यह अवगुण है कि खारा यानी नमकीन है, लेकिन इसका गुण भी है कि यह अपार है, इसे कोई पार नहीं कर सकता। आप समुद्र को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, कितना बड़े बड़े होते हैं, इसका कोई अंत ही नहीं दिखाई देता है। आपको लाइन दिया रहेगा तब कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आप लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसलिए वह अशुद्ध और अपार है। ये कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा यानी नमकीन है, यानी इसका अवगुण है, तभी यह क्या है, अशुद्ध और अपार, यानी इसका सूझ नहीं जा सकता। इसको मतलब बहुत लंबा, यानी इसका कोई अंत ही नहीं है, और अपार इसको कोई पार ही नहीं कर सकता। इसका क्या है, इसका एक गुण है, यानी इस कहने का मतलब जायसी जी का कि किसी आदमी के अंदर अगर अवगुण होता है तो उसके अंदर गुण भी होता है, लेकिन हमको वह दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि सब गुणवान ही है, सबके अंदर अवगुण होता है और सबके अंदर कुछ न कुछ गुण यानी टैलेंट जरूर होता है। अगला देखते हैं। अगला नंबर है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा। क्या कर रहे हैं देखिए, कहते हैं कि जो सुमेरु, सुमेरु नहीं ये है, ये सुमेरु पर्वत, इमेज इसीलिए ला दिया कि आप समझ अच्छा बेहतर समझ आए। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, कह रहे हैं कि जब भगवान शिव ने इसे नष्ट करने के लिए त्रिशूल का प्रहार किया, तब यह क्या हुआ, इस पे और बड़ा हो गया, आकाश के समान हो गया, ये बहुत बड़ा। कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी आग आकाशा, तब ये और बड़ा हो गया। जब जैसे भगवान शिव ने इसको विनाश करने के लिए त्रिशूल से प्रहार किया तो ये और बड़ा हो गया। इनका अर्थ है कि अगर भगवान शिव ने त्रिशूल का प्रहार नहीं करते तो ये पर्वत बहुत छोटा ही रहता। आपको ये बोला जाएगा अर्थ व्याख्या करने के लिए, तो आप किस प्रकार से करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। इसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। क्या करें कि जब तक, यानी ये पर्वत को जब तक त्रिशूल से प्रहार नहीं किया गया था तब तक ये सोने का नहीं और बहुत विशाल नहीं होता। यानी आप किसी को करना चाहते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। यही मलिक मोहम्मद जायसी जी का कहने का मतलब है, और आपको अगर बोला जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं इसका व्याख्या। अब समझ लिया है, अगला चलते हैं। अगला है, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। कह रहे हैं कि जो लही यानी जब तक, घड़ी यानी होता है जिसमें सोने को तपाया जाता है। जो लही घड़ी, घड़ी कलंक न पड़ा, कलंक यानी होता है कोयला। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। कहते कि जब तक किसी अगर सोने में, जिसमें सोने को तपाया नहीं जाता है, तब तक यह शुद्ध सोना नहीं होता है। अगर आपका ये भावार्थ लिखना होगा तो किस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सोने को बर्तन में तपाया नहीं जाता है तब तक वह शुद्ध सोना नहीं होता है। कहते हैं कि जब तक सोने को पहले से कच्चा सोना होता है, जब तक उसको तपाया नहीं जाता है तब तक वह शुद्ध सोना नहीं होता है। आप ये समझ चुके हैं। आपको ये लाइन दिया रहेगा, अब बोलेगा इसको अर्थ लिखने को बोर्ड एग्जाम में, जो आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप लिया है तो आराम से आप लिख सकते हैं। शुरू में लिख देना है, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश से। आप लिख सकते हैं करवक से लिया भी गया, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैसे भी लिख सकते हैं। जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सोने को बर्तन में तपाया नहीं जाता तब तक वह शुद्ध सोना नहीं होता। इतना ही लिख देंगे, आपको बेहतर मार्क्स मिल जाएंगे। और अगला चलते हैं। अगला है, एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपंत गही मुख जो वही कई चाऊ। क्या कर रहे, कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी का एक ही आँख है जो दर्पण के समान है। ये दर्पण देख रहे हैं, जिसे आप दर्पण में जैसा चाहे, जैसा आपका चेहरा होगा वैसा ही दिखेगा। तो ये कहते हैं कि इनके एक ही आँख है, जब जैसी चाहे वैसी सूरत देख सकते हैं।
एकदम दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल है। कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण ओत ही निर्मल भाव, एकदम निर्मल यानी एकदम अच्छा, निर्मल के समान। जब रूपवंत गही मुख जो वही कही चाऊ, और जब भी ये मुख खोलते हैं तो बड़े बड़े रूपवान लोग इनके मुख की तरफ कुछ बोलने यानी सुनने की प्रतीक्षा लिए खड़े रहते हैं। आपको ये अर्थ बोला जाएगा तो आपका किस प्रकार से लिखना है, चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। क्या कर रहे हैं कि एक इनके कुरूप है, मतलब इसका चेहरा भी अच्छा नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी जी का, और एक ही आँख है, एक आँख से दिखाई देता है और एक कान से सुनाई नहीं देता है। फिर भी जब ये कुछ बोलते हैं तो बड़े बड़े रूपवान जो सुंदर सुंदर लोग होते हैं वो इनके मुख की तरफ ताका करते हैं कि कुछ पाने की इच्छा से या कुछ सुनने की इच्छा से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, आपको करवक पाठ को दो भाग में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अब पार्ट 1 खत्म हो चुका है और पार्ट 2 देखते हैं। मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुनो जो प्रेम पीर गा पावा। कहते हैं कि मोहम्मद कवि यानी जब ये मलिक मोहम्मद जायसी जी यह कविता को यानी कोई जोड़ी सुनाते हैं तो जो भी सुनता है उसे प्रेम के पीर का अनुभव होता है, यानी वो गाने लगता है। और जोड़ी लाई रखत के ले, जोड़ी लाई, लाई का अर्थ होता है, जैसे आप लाई का अर्थ होता है गोंद, जैसे आप बचपन में जैसे आटा का या कुछ और चीज़ का गोंद जैसे बनाते हैं वैसे ही इसका अर्थ है। जोड़ी लाई रकत के ले, लेकिन ये क्या कहते हैं कि जोड़ी यानी जोड़ना, जोड़ते हैं रकत के ले यानी खून के जोड़ते हैं। देख सकते कितना दर्द से लिख रहे हैं कविता को। जोड़ी लाई यानी जोड़ी मतलब गोंद, जोड़ी लाई रकत के ले यानी जो होता है ले बनाया जाता है साटने के लिए। जोड़ी लाई रकत के ले, इन्होंने रक्त का ले बनाया है। गाढ़ी प्रीति नयन जल भई, गाढ़ी प्रीति यानी आँख में देखते हैं बहुत आंसू भर जाता है। जोड़ी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नयन जल भई, कितना रो रो कर यह कविता लिख रहे हैं। मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुनो जो प्रेम पीर गा पावा। कहते हैं कि जो भी हमारी कविता को ये सुनता है उनके आँख से आंसू निकल जाते हैं और प्रेम के पीड़ा का अनुभव होता है। और कहते हैं जो लाई रकत के ले, यह खून का ले बना रहे हैं। और गाढ़ी प्रीति नयन जल भई, आपको ये लाइन दिया रहेगा और कहेगा अर्थ लिखने के लिए, तो अर्थ किस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश या करवक से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैं इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। रक्त की लेई, कितना मुश्किल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग आटा का या कुछ और चीज़ का लेई बनाते हैं, ये रक्त का लेई बना रहे हैं। तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में भिगोया है, आंसू को जल में भिगो कर यह कविता को रचना कर रहे हैं। अगला देखते हैं। अगला कर रहे हैं, औ मन जानी कवित अस्किनहा, मकया रहे जगत मह चिन्हा। कहते हैं कि और मन जानी यानी कवि का मन ही जानता है कि यह कविता कैसा है। अस्किनहा और कोई नहीं जानता। मकया रहे जगत मह चिन्हा, यह कहते हैं कि यह कविता ही रह जाएगा मेरी पहचान। आप ही सोचिए कि अगर एक कविता नहीं लिखे होते हम कैसे जानते कि कितना इनके क्या के बारे में हम कुछ नहीं जान पाते। तो कहते हैं कि और मन जानी कवित अस्किनहा, कि मेरा मन ही जानता है कि यह कविता कैसा है। मक यह रहे जगत मह चिन्हा, यही कविता रह जाएगी कि उनके निशानी। सब कोई नहीं रहता यहाँ पे, बस उनकी
जो कर्म होते हैं, जो कीर्ति होती है वही रह जाती है। आपको जाने के बाद आप अच्छे कर्म करें ताकि आपको लोग अच्छे से याद रखें, यही इनका कहना है। और कहते हैं कहा सो रतन सेन अस राजा, कहा सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहते हैं कि कहा सो रत्नसेन अस राजा, कहा है वो रत्नसेन राजा, कहा सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहा है वह सुआ के समान बुद्धि जैसा उपराजा, कहा अलाउद्दीन सुल्तान, कहा राघव जय किन्ह बखानू, कहा है वह राघव चेतन। आपको एक फिल्म आया है पद्मावत, जो बहुत पुरानी मूवी है, आप देखेंगे तो आपको एक कहानी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि क्या बात है। और कहते हैं कि कहा स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहते हैं कि यही है रानी पद्मावती और यह है रत्नसेन राजा और यह है उपराजा और यह है अलाउद्दीन सुल्तान। यह कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह अलाउद्दीन सुल्तान कहा है, यह है अलाउद्दीन सुल्तान और यह है राजा। कहते हैं कि अलाउद्दीन सुल्तान कहा है, वह रानी पद्मावती रूप की रानी कहा है, वह राघव चेतन कहा है, वह बुद्धिमान सुआ कोई न रहा बस उसकी कहानी रह गई है। यह कहते हैं कि कहा है वह रत्नसेन राजा, जो पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिए थे, हजारों लोग को मार दिए थे, काट दिए थे, सिर्फ ये पद्मावती को पाने के लिए। और ये अलाउद्दीन सुल्तान है जो पद्मावती के पीछे पागल हुए फिरता था। इस तीनों इसी के लिए, लेकिन ये रूप की रानी भी आज नहीं है, नहीं ये रहे और नहीं ये रहे, सबकी बस कहानी यानी कीर्ति रह गई है। कहते हैं कि कोई भी कितना भी रूप की रानी या बदसूरत कैसा भी कोई ना हो, सब अपने समय से ज़्यादा नहीं रह सकते। और आपको ये बोला जाए तो आराम से आप व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला चलते हैं। अगला है धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। कहते हैं कि धनवान है वह पुरुष जिसकी कीर्ति अमर है। कहते हैं कि वह पुरुष धनवान है जिसकी कीर्ति अमर है, क्योंकि आपके मरने के बाद कीर्ति यानी कर्म ही जाते हैं और कुछ नहीं। फूल मरे पे मरे न बासु। कहते हैं कि जो फूल आप देख रहे हैं, फूल, ये फूल एक दिन झड़कर नष्ट हो जाती है, लेकिन इसकी जो खुशबू होती है, इसकी जो सुगंध होती है, ये कभी नष्ट नहीं होती। ये फूल एक दिन सूख कर नीचे गिर जाएंगे, लेकिन इनका जो सुगंध होगा वो नष्ट नहीं होते। कहते हैं कि धनी सो अस कीर्ति जासु, कि धनवान है वह पुरुष जिसकी कीर्ति अमर है। फूल मरे पे मरे न मासु, फूल मर जाते हैं लेकिन इनकी सुगंध कभी नहीं मरती। आपको लाइन दिया जाएगा और व्याख्या करने को बोला जाएगा, तब किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। लिखना है प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर, यानी जिसको ही पुष्प बोला गया है, पुष्प को मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति का कीर्ति इस संसार में रह जाता है। फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं लेकिन उसका सुगंध रह जाता है। यह कहते हैं कि फूल झड़ जाता है लेकिन इनका सुगंध रह जाता है, उसी प्रकार आदमी की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसका जो कीर्ति यानी जो कर्म किए होते हैं वे कभी नहीं ख़त्म होती। इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों कि अच्छा कर्म कीजिए ताकि आपको जाने के बाद लोग आपको अच्छे से आपको याद रखें। देख सकते हैं एक कविता रच के गए, जिसके कारण हम इनको आज पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए इनके बारे में बोर्ड एग्जाम पूछा जा रहा है, ताकि हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आसानी से बना सकें। आपको लाइन दिया रहेगा तो आप आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। किस प्रकार से लिखना है, ऐसे लिखना है प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश या करवक से लिया गया है। सब में आपको ऐसा ही लिखना है, कैसे क्वेश्चन रहे तो। अगला देखते हैं। अगला है केई न जगत जस बेचा, केई न लिना जस मूल, जो यह पढ़ कहानी हम सवेरे दुई बोल। कहते हैं कि
कोई नहीं इस जगत को यश बेचा, मतलब किसी ने यश बेचा नहीं है और किसी ने यश खरीदा नहीं है। यश यानी कीर्ति आप गा सकते हैं, नाम, प्रसिद्धि, वही। किसी ने यश बेचा, किसी ने यश नहीं मोल, जो यह पढ़ कहानी हम सवेरे दुई बोल। कहते हैं कि किसी ने यश को नहीं बेचा है और किसी ने यश को नहीं खरीदा है। और कहते हैं कि जो यह पढ़ कहानी, जो भी यह कहानी पढ़ेगा वह सवेरे दुई बोल, वह हमसे दुई बोल बोलेगा। आपको अगर लाइन दिया रहेगा तो किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको व्याख्या अर्थ लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। कितना प्यारा सा लाइन बोल के गए। जो हमें कहानी को पढ़ेगा वह 2 शब्दों में याद रखेगा। कितने कैसे कहानी लिख रहे हैं रो रो कर। इनकी एक आँख नहीं है, एक कान नहीं है, शरीर भी पूरा बेकार हो गया, फिर भी ये कितना परिश्रम करके कहानी लिख गए और इनके इसी कहानी की वजह से हम इनको याद रख रहे हैं। चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप कोई भी सवाल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे है तो आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहानी को समझ चुके हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगला भी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो लाएंगे, जो सूरदास के पद है उनका। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।